नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आए हैं आपके सामने वापस से एक प्रश्नोत्तरी लेके, जिसके अंतर्गत हम इतिहास को राजस्थान के इतिहास के साथ जोड़कर परीक्षा में आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे एक छोटी सी समीक्षा के माध्यम से। देखिए, आपके सामने एक टॉपिक खुला हुआ है, प्रारंभिक मुगल वंशावली। इसमें आप देख सकते हैं, मैंने केवल इसलिए लिखा है आपको जस्ट समझाने के लिए। ये कोई लेक्चर वाला वीडियो नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन की मैं समीक्षा और उनको सॉल्व कराऊंगा। पर उनको करने के लिए आपको थोड़ा सा वंशावली का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, प्रारंभिक मुगल वंशावली है। मुगल वंश का संस्थापक है बाबर, ठीक है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर। बाबर है, तो भारत में बाबर का काल माना जाता है 1526 से लेके 1530। ये भारत में बाबर का काल है। बाबर का पुत्र कौन हुआ? हुमायूं हुआ। हुमायूं का पुत्र अकबर। अकबर के बाद अगला शासक उसका पुत्र जहांगीर बना, जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। और जब आप देखेंगे, इतिहासकार कहते हैं कि अकबर इसे शेखू के नाम से भी जानता था। जहांगीर के बाद अगला शासक कौन आया? शाहजहां। आपको पता है कि शाहजहां के बाद औरंगजेब आया था, और बाद में औरंगजेब से ही मुगल साम्राज्य का पतन क्या माना जाता है? शुरू माना जाता है। पर हम केवल और केवल यहाँ जो प्रश्न आज सॉल्व करेंगे वो प्रारंभिक मुगल काल पर करेंगे। तो प्रारंभिक मुगल काल में आपको ये जो सीक्वेंस है, यानी कहाँ से बाबर से लेके शाहजहां तक का क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। इनके ईयर अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। बाबर हो गया 1526 से 1530। हुमायूं जो हो गया वो 1530 से लेकर पहली बार तो 1540 हो गया, और उसके बाद 1555 से 1556 हो गया, और उसके बाद कौन हो गया? अकबर हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल देता रहूंगा। जब बाबर भारत पर आया तो उसका समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा। राणा सांगा, ये जितने भी शासक मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे शासक कहाँ के लिखे हैं? मेवाड़ के लिखे हैं। तो मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा था। राणा सांगा का पुत्र माना जाता है राणा या महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह के पुत्र माने जाते हैं महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के पुत्र माने जाते हैं महाराणा अमर सिंह, ठीक है। तो देखो, बाबर का समकालीन तो राणा सांगा हो गया। हुमायूं का समकालीन लगभग लगभग हम किसे मान सकते हैं? उदय सिंह को मान सकते हैं। और अकबर के समकालीन दोनों आएंगे, एक तो महाराणा प्रताप भी आएंगे, और एक साथ में कौन आएंगे? महाराणा अमर सिंह भी आएंगे और महाराणा उदय सिंह भी आएंगे। यानी अकबर के समकालीन तीनों हो गए। महाराणा उदय सिंह भी अकबर का समकालीन है। अकबर का जो अटैक हुआ था चित्तौड़ पर और 1567-68 में। अच्छा, अकबर के समकालीन प्रताप हो गए। अकबर के हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है प्रताप के साथ। और बाद में अकबर और बाद में जहांगीर के काल में कौन हो गए? प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह, जिनके काल में आपको ध्यान रखना है एक संधि हुई थी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है, 1615 में हुई थी, जिसको हम कहते हैं मुगल मेवाड़ संधि। तो मुगल मेवाड़ संधि के नाम से ये संधि इतिहास में जानी जाती है, ठीक है। तो आपको फिलहाल याद रखना है कि वंशावली है, ये ऑर्डर है, राणा सांगा से लेकर नीचे चलेंगे अमर सिंह की तरफ, और या बाबर से लेकर कहाँ चलेंगे? शाहजहां की तरफ। बाकी अगर कोई भी डिटेल आती है तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताता जाऊंगा, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है। देखिए, चलते हैं आगे। पहले क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं, फर्स्ट पे हमारे। देखना, देखो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित किया और मुगल साम्राज्य की क्या डाली? नींव डाली। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत की अगर शुरुआत मानी जाए तो ये शुरुआत दिल्ली सल्तनत की मानी जाती है 1206 से मानी जाती है, ठीक है। और माना जाता है कि 1206 से लेकर 1517 तक ये वो काल माना जाता है, 1206 से लेकर 1517 तक, जब सल्तनत काल दिल्ली पर चल रहा था। तो देखो, सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। मैं अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो आपको केवल वर्बली कर आप बता रहा हूं, तो आप उसको नोट करते जाइए। पहला वंश माना जाता है इस पे गुलाम वंश, 1206 से 1290। गुलाम वंश के बाद दूसरा वंश माना जाता है खिलजी वंश, 1290 से 1320। खिलजी वंश के बाद जो तीसरा वंश माना जाता है वो माना जाता है तुगलक वंश, ठीक है, 1320 से लेके 1414 तक। उसके बाद चौथा वंश एक छोटा सा वंश था, 1414 से लेके लगभग 1451 तक, सैयद वंश। जो सैयद था जिसने स्थापना करी थी, खिज्र खां, जो सेनापति माना जाता है तैमूर लंग का, ठीक है।
और उसके बाद 1451 से लेके 1517 तक आपका माना जाता है लोधी वंश। तो आपसे पूछा जाता है कि सल्तनत काल का अंतिम वंश कौन सा है, तो सल्तनत काल का अंतिम वंश कौन सा माना जाता है, लोधी वंश माना जाता है। और जब भारत पर बाबर ने अटैक किया, जब बाबर भारत पर आया, तो उस समय भारत का लोधी वंश चल रहा था, और लोधी वंश का शासक कौन था आपका, इब्राहिम लोधी। कौन सा लोधी था, ये इब्राहिम लोधी था। ठीक है, तो अवश्यम भावी है कि जो दिल्ली सल्तनत का शासक है उसका और जिसने अटैक किया है जो आक्रांता है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। तो इसलिए आपको पता है एक फेमस युद्ध है जिसको हम पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। पानीपत के टोटल तीनों युद्ध फेमस माने जाते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, ये पानीपत के युद्ध का ही पूछा है। तो 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ, एक तरफ तो था बाबर और दूसरी तरफ कौन था, इब्राहिम लोधी था। दोनों के बीच युद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी बहुत ज़्यादा जो शक्तिशाली शासक नहीं माना जाता, लगभग लगभग लोधी वंश अपने पतन की ओर था। इसलिए बाबर ने कहते हैं आसानी से ये युद्ध इब्राहिम लोधी को हरा दिया, और इब्राहिम लोधी को हराकर उसका लगभग लगभग भारत पर कंट्रोल हो गया था। मैंने लगभग लगभग क्यों बोला, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, लगभग इसलिए हो गया क्योंकि उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था मेवाड़ का महाराणा सांगा, और जब तक आप सांगा को नहीं हराओगे तो आप भारत का राजा अपने आप को नहीं बोल सकते। इसलिए 1527 में, यानी 1526 में तो कौन सा हुआ, पानीपत हुआ, और 1527 में कौन सा हुआ, कौन सा युद्ध हुआ था आपका, खानवा का युद्ध हुआ था। और इसमें राणा सांगा की पराजय हुई, और इसके बाद माना जाता है कि वास्तविक रूप से बाबर भारत में अपनी जड़ों को क्या कर पाया, जमा पाया। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, तो कौन सा वंश है, लोधी वंश। और लोधी वंश का शासक कौन है, इब्राहिम लोधी। और आपसे युद्ध पूछा जाए तो कौन सा है, पानीपत का पहला युद्ध। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आपको अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो पॉज करके अपनी कॉपी में उसको लिख भी सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। मैं बता दूं दोस्तों, तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती थी। तुलुगमा युद्ध पद्धति जो होती थी, एक तरह की त्रिशूल चक्रव्यूह होता है की तरह हम उसको मान सकते हैं। आपने देखा होगा, बाहुबली मूवी देखी होगी, कि सामने तो एक विशाल सेना खड़ी हुई है और यहाँ पर जो सेना है वो छोटी है, तो डायरेक्ट अगर इनमें भिड़ंत हुई तो छोटी वाली सेना जो है वो हार जाएगी। इसलिए छोटी सेना को क्या करते थे, इस तरह टुकड़ियों में विभाजित करते थे। एक सेना तो सीधे इस तरह से आमना सामना करती थी, आपके पास इस केस में अत्याधुनिक हथियार होते थे, और जब आप सामने वाली सेना पर अटैक करते थे तो सामने वाली सेना में जब भी भगदड़ मचती थी तो ये पीछे से ये दोनों टुकड़ियां क्या कर देती थी, इस पे हमला कर देती थी, जिसको बाहुबली में कहा गया था त्रिशूल चक्रव्यूह। आपने देखा होगा, सामने तो कटप्पा खड़ा था, दाईं तरफ एक तरफ तो आपका था भल्लाल देव और एक तरफ आपका कौन था, बाहुबली था। तो इस तरह से इसको त्रिशूल चक्रव्यूह कहते हैं और इसी को तुलुगमा युद्ध पद्धति कहते हैं। अच्छा, ये पद्धति काम की क्यों होती है कि जब शत्रु सेना बहुत ज्यादा हो, आप बहुत कम हो, आपके पास अत्याधुनिक हथियार हो, तो अब आप बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ शत्रु सेना को क्या कर सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बाबर इस पद्धति को माना जाता है भारत में लाया था। खानवा में भी उसने इसका प्रयोग किया, पर यहाँ पर आंसर खानवा नहीं है, क्योंकि खानवा से पहले 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति को क्या किया था, प्रयोग में लाया था। तो आपका आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं कि किस किस के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। क्लियर है क्या दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, यानी इसको हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं तो आपका नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2, ये दोनों हाईवे को अगर मिला लेंगे तो ये दोनों हाईवे किसका निर्माण करते हैं, जीटी रोड का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, आपसे पूछा जाता है किसने बनवाई। तो दोस्तों इसका जो मैं पहले आंसर बता दूं आपको, इसका आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बनवाई थी प्रारंभिक रूप से। कहते हैं ये लाहौर से लेकर और कलकत्ता तक जाती है। देखो अगर इस तरह मैं एक बार भारत के मैप के हिसाब से आपको बताता हूँ, देखो ये अगर मैं इस तरह मैप मान लूँ तो पाकिस्तान के लाहौर से ये दिल्ली होते हुए कहाँ तक जाती थी, ये कलकत्ता तक जाती थी। और इसको हम कहते थे ग्रांड ट्रंक
रोड। अब आप पूछोगे ये शेर शाह सूरी बीच में कहाँ से आ गया, तो शेर शाह सूरी मुगल साम्राज्य के दौरान पढ़ाना जरूरी समझा जाता है। देखो बाबर की मृत्यु कब हुई, 1530 में। अच्छा, बाबर की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना था, उसका पुत्र हुमायूं बना। कौन बना, हुमायूं। हुमायूं कब से रहा, 1530 से ला रहा, और 1530 से कब तक रहा, 1540 तक रहा। ठीक है, 40 में हुमायूं की भिड़ंत, मतलब वैसे कहा जाता है कि 38 और 39 में हुमायूं की जो भिड़ंत है वो किससे मानी जाती है भाई। एक तो युद्ध हुआ था चौसा या बिल्वग्राम का युद्ध, एक हुआ था अपने चौसा का युद्ध, एक हुआ था कन्नौज का युद्ध, और इन दोनों युद्धों में माना जाता है कि हुमायूं की पराजय हुई और शेर शाह सूरी जीत गया। अच्छा, ये आप पूछोगे शेर शाह सूरी कौन है, तो मैंने अभी आपको बताया था बाबर का युद्ध पानीपत का किससे हुआ था, इब्राहिम लोदी से। लोदी कौन थे, अफगान थे। ठीक है, अफगानी थे, और उन्हीं लोदियों के जो वंशज थे उसमें सूर वंश का एक वंशज था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। तो वो मुगलों से क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था, तो इसलिए लगातार उनके खिलाफ अभियान का, हालांकि वो खुद भी बाबर की सेना में रहा हुआ था, पर उसने हुमायूं को परास्त किया, और परास्त करने के बाद जो 1540 में भारत पर किसका अधिकार हो गया, शेर शाह सूरी। तो अगर आपको पूछा जाए कि 1540 से लेके 1545 तक भारत पर किसका अधिकार रहा था, शेर शाह सूरी का। हुमायूं को भारत छोड़ के कुछ समय के लिए 15 साल के लिए बाहर जाना पड़ा, और 5 साल के लिए 1540 से 1545 तक को भारत में कौन आ गया था, शेर शाह ये सूरी आ गया था, जिसके कई काम माने जाते हैं। एक इसमें महत्वपूर्ण काम माना जाता है कि शेर शाह सूरी ने सबसे पहला काम क्या किया था कि एक तो इसने एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसका नाम था रुपए, और रुपए की शुरुआत जो है वो यहीं से मानी जाती है। दूसरा इसने महत्वपूर्ण काम कराया था कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था ताकि कम्युनिकेशन क्या हो सके, आसान हो सके। और एक और प्रश्न नीचे आएगा, उसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ। जब शेर शाह ने राजस्थान पर अटैक किया था 1544 में, मेवाड़ और मारवाड़ पर, उसी क्रम में वह किशनगढ़ गया था। किशनगढ़ के पास माना जाता है श्री निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद और निम्बार्क संप्रदाय की अखिल भारतीय पीठ मानी जाती है। जब यहाँ शेर शाह सूरी गया तो यहाँ के जो उस समय वर्तमान के जो संस्थापक माने जाते थे निम्बार्क संप्रदाय के राजस्थान में, जिनको कहते हैं जिनको हम कहते हैं परशुराम देवाचार्य जी, उनसे शेर शाह सूरी की भेंट हुई। और शेर शाह सूरी कहते हैं उनके आशीर्वाद से शेर शाह सूरी के पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम था सलीम शाह। और जो सलीम शाह था उसका जब जन्म हुआ तो वो इतना ज़्यादा शेर शाह सूरी उत्साहित हुआ कि इसने यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है उसके निर्माण के लिए बड़ी ही आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो इसलिए इसको सलेमाबाद के नाम से जाना जाता है, और शेर शाह सूरी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को किस किस के बीच हुई थी, तो देखो अकबर के बीच हुई थी, और दिल्ली पे कौन किसका अधिकार था, हेमू का। इन दोनों के बीच हुई थी। अकबर इस समय खुद युद्ध में नहीं लड़ा था, और अगर गया भी था, मैं कुछ इतिहासकार मानते हैं वो युद्ध में गया था, पर डायरेक्ट उसका सीधे मुठभेड़ नहीं हुई थी, क्योंकि अकबर का जो संरक्षक है वो कई बार आपसे पूछा गया कि अकबर का संरक्षण कौन था, तो ये भी आपने नाम सुना होगा, बैरम खां। जो बैरम खां माना जाता है वो अकबर का संरक्षक माना जाता है, और 1560 में अकबर ने उससे सत्ता प्राप्त की, और उससे पहले वो उसका संस्थापक था। तो अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था, और सहयोगी कौन है, बैरम खां। आगे चलते हैं कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया था। तो देखो मनसबदारी प्रणाली को जो शुरू करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, आपका अकबर को। भाई मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करी थी, अकबर ने शुरू करी थी। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मनसबदारी प्रथा होती क्या है। देखो मनसबदारी प्रथा दोस्तों क्या होती है कि आपने किसी राज्य पर अटैक किया, ठीक है, उस राजा को आपने अपने अधीन कर लिया या आपके अपना सेनापति बना लिया, तो आप क्या करोगे, उसे अपने दरबार में एक पद दोगे। एक पद हो गया, उपाधि हो गई, या सम्मान हो गया। ठीक है, माना किसी को 5000 का मनसब दिया गया, तो अब क्या होगा कि उसकी वैल्यू दिखाता था कि उसकी कितना स्टेटस है, या हम सामान्य भाषा में कहें उस व्यक्ति की कितनी औकात है मुगल दरबार में। ठीक है, तो क्या होता था, जैसे किसी राजा को अगर 3000 का मनसब दिया तो 3000 ही उसके क्या होंगे, घुड़सवार होंगे। दो चीजें होती थी, एक होता था जात, ठीक है, और एक होता था सवार। सवार का मतलब घुड़सवार, और जात का मतलब होता था पैदल सैनिक। अगर किसी को कॉमन 5000 का मनसब दे दिया
तो उसके अंडर 5,000 सैनिक और 5,000 क्या होंगे, घुड़सवार होंगे। और इतनी सेना का वो अकबर का क्या होगा, सेनापति होगा। तो जितना बड़ा राजा, जितना बड़ा व्यक्ति, उतना मनसब भी क्या होता था, उसका ज्यादा होता था। इसलिए मनसबदारी, कई बार पूछा गया है कि मनसबदारी की प्रथा किसने शुरू करी थी, अकबर ने शुरू करी थी। ठीक है, और माना जाता है कि इसको सबसे जो सर्वाधिक मनसब है वो 7,000 का किसे प्रदान किया गया था, मानसिंह को, और एक अजीज कोका को दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। मुगल काल की राजभाषा पूछ रहा है कि जो मुगल काल था, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, फारसी। एक मैं बात बता दूं, मुगल काल में यानी अकबर का काल हो, जहांगीर का काल हो, हुमायूं का काल हो, खुद शासक हो या फिर उनके सहयोगी हो, दरबारी हो, कवि हो या लेखक हो, उन्होंने अपनी लगभग समस्त प्रतियां, हालांकि अकबर के काल में हिंदी की किताबें भी बहुत ज्यादा लिखी गई थी, हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, पर अधिकांश जो सल्तनत कालीन जो ऑफिशियल बुक्स होती थी वो फारसी में होती थी। अच्छा, आप केवल बाबर को हटा दो, तो बाबर के अलावा फिर जितने भी मुगल शासक आएंगे वो अपनी आत्मकथा लिखेंगे या लिखवाएंगे किसमें, फारसी में। जबकि अगर हम जाते हैं प्रारंभिक तौर पे बाबर के पास, तो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी तुजू के बाबरी या बाबरनामा, वो कौन सी भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में, तुर्की में। जबकि बाकी सबने किस में लिखी, फारसी में। इसलिए बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, हमें अरबी या उर्दू सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए, फारसी में, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, फारसी आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, अकबर के समकालीन है, ये चारों के चारों जो शासक हैं आपको दिख रहे हैं, ये राजस्थान में, क्योंकि हम राजस्थान का भी टच लेते हुए चल रहे हैं इसमें, ये सबके सब अकबर के समकालीन है। तो आपको उन शासकों का चयन करना है जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। तो देखो, एक में राणा सांगा आ रहा है, तो सांगा तो बाबर के विरुद्ध लड़े थे, तो सांगा तो आएगा नहीं। चंद्रसेन, जो चंद्रसेन था वो अकबर के विरुद्ध था, इसलिए वो भी नहीं आएगा। चंद्रसेन कहाँ का था, मारवाड़ का था। राणा सांगा कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। राय सिंह राठौड़ कहाँ का था, बीकानेर का था। और मान सिंह आप जानते हो कहाँ का था, जयपुर का था। तो कहने का ये मतलब है कि मान सिंह और राय सिंह राठौड़, ये जो दोनों हैं, ये किसके सहयोगी माने जाते हैं, अकबर के माने जाते हैं, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी है, यूं माने अकबर का क्या दिया था, साथ दिया था। तो इसलिए आपका आंसर होगा 1 व 2। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, पहला हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? अब देखिए, आपको पता है कि राजस्थान का आधुनिक जो भाग है उसमें रचयिता की दृष्टि से देखें तो कर्नल जेम्स टॉड का नाम आता है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के निवासी थे और ये भारत आए, राजस्थान आए, राजस्थान में सहायक संध्या करवाने आए, घोड़े पर घूमा करते थे, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। अपनी 2 प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें से पहली पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द वेस्टर्न एंड सेंट्रल राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी बुक इनने लिखी थी द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इन किताबों के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, जब आगे टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब कहते हैं कि मैराथन का है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैराथन जो है, मेवाड़ का मैराथन, ठीक है, वो इन्होंने जो बोला है वो किसको बोला है, दिवेर के युद्ध को बोला है। जो मेवाड़ का मैराथन बोला है वो कौन से युद्ध को बोला है, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 1582 में हुआ था। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि हल्दी घाटी का फेमस युद्ध है जो 1576 में हुआ था, खानवा युद्ध 1527 में हुआ था। अच्छा, दिवेर का जो 1582 में हुआ था, इसमें प्रताप की तरफ से तो थे महाराणा अमर सिंह, प्रताप के सेनापति उनके पुत्र थे महाराणा अमर सिंह, और अकबर की तरफ से एक तो जो सेनापति था वो तो था अब्दुल रहीम खाने खाना, और जो मुख्य अधिकारी था, चौकी का मुख्य अधिकारी था, वो था सुल्तान खान। तो अमर सिंह और सुल्तान खान की क्या हुई, युद्ध हुआ, और अमर सिंह ने सीधे भाले के माध्यम से सुल्तान खान को मार दिया, और यहीं पर मुगल सेना में भगदड़ मच गई, प्रताप की विजय हुई, प्रताप की ख्याति फैली। और कर्नल टॉड ने मैराथन स्थान जो कि यूनान में था, और वहां पर यूनान और स्पार्टा और एथेंस, ठीक है ना, उनका युद्ध हुआ था ईरानियों से, और उस युद्ध में माना जाता है छोटी सेना होने के बावजूद भी जो सेना थी यूनान की, उसने जीत दर्ज करी थी, इसलिए उस स्थान को हम बोलते हैं मैराथन। इसलिए कर्नल टॉड ने उस यूनानी स्थान की तुलना राजस्थान के दिवेर से करी है, इसलिए इसको मेवाड़ के मैराथन के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था
तो देखो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। इसका सही आंसर कौन सा है आपका? गोगुंदा। गोगुंदा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? उदयपुर में। अच्छा, राज्याभिषेक का समारोह अगर पूछा जाए कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़ में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? गोगुंदा। अच्छा, अब पूछा जाए कि राज्याभिषेक का समारोह कहाँ मनाया गया था, तो भी आपका आंसर कौन सा होगा? कुंभलगढ़ होगा। परंतु प्रथम राज्याभिषेक जो हुआ था अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात, वो कहां पर हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन सा था? तो देखिए दोस्तों, आपको दो चीज ध्यान रखनी है। प्रताप उदय सिंह की मृत्यु के बाद जब प्रताप शासक बने तो उन्हें समझाने के लिए अकबर ने क्या करा? 4 लोगों को बारी बारी से भेजा, जिसमें पहला जो था वो तो कौन था आपका? जलाल खां। ठीक है, दूसरा आमेर का शासक कौन था? मान सिंह था। तीसरा मान सिंह का पिता कौन था? भगवान दास था। और चौथा अकबर का राजस्व मंत्री था, जिसको हम क्या कहते हैं? टोडरमल। क्या कहते हैं? टोडरमल कहते हैं। तो इन 4 लोगों को भेजा था। इनकी 4 की सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रथम कौन था, तो प्रथम है तो प्रथम कौन था भाई? जलाल खां। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? ये जलाल खां होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आया कई बार सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट और एसएससी और बहुत सारी परीक्षाओं में, रेलवे तक में रिपीट हुआ है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो देखो, इसका पहले आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है आपका बयाना। और बयाना जो है वो कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि एक इतिहास में जो खानवा का युद्ध है वो माना जाता है कि 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की सेनाएं जो है वो राणा सांगा की सेनाओं को पराजित कर दिया। मैं आपको उससे 1 महीने पहले लेके चलता हूं, यानी 16 फरवरी 1527। ठीक है, भरतपुर में एक स्थान पड़ता है आपका बयाना, और कहते हैं बयाना में राणा सांगा की सेनाओं ने बुरी तरह बाबर की सेनाओं को हराया था। इतना हराया कि बाबर की सेनाओं के हौसले पस्त हो गए और वो भागने को उतारू हो गए थे। और बाद में बाबर ने जिहाद, लालच और कई चीजों के माध्यम से अपनी सेना को पुनः संगठित किया, और बाद में उसने खानवा में 1 महीने बाद जीत दर्ज की थी। तो 1 महीने पहले जो बयाना दुर्ग के पास ही राणा सांगा की सेनाओं ने बाबर की सेनाओं को बुरी तरह क्या किया था? पराजित किया था। अगर आपसे डेट पूछी जाती है तो मैं एक जनरल डेट बता देता हूं आपको, 16 फरवरी 1527। ये कौन सा युद्ध कहां हुआ था? बयाना। और बयाना कहां पर हो गया? भरतपुर में हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजमेर की अनासागर झील के पास 12 दरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता है, देखो जितने भी मुगल शासक हुआ करते थे, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, उसका पुत्र शाहजहां हुआ, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर की, जो चिश्ती संप्रदाय की सबसे प्राचीन दरगाह मानी जाती है, उसमें जियारत यानी दर्शन करने प्रतिवर्ष अजमेर आते थे। अकबर ने तो अजमेर में एक दुर्ग भी बनवाया हुआ था, जो स्थल दुर्ग है, जिसे अकबर का किला या मैगजीन का किला कहते हैं, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का धन, खजाना और गोला बारूद रखने के काम आता था। अब क्या था कि इनने इमारतें बनवाई थी, आएंगे तो कुछ ना कुछ बनवाएंगे। तो जहांगीर ने क्या करा कि अनासागर जो झील है, जो चौहान काल में अर्णोराज ने बनवाई थी, तो उसी अनासागर झील पर पाल बनवाई, और बाद में वहां संगमरमर के महल बनवाए, जिनको हम क्या कहते हैं? 12 दरी कहते हैं। तो 12 दरी बनवाने का काम किसका था? शाहजहां का था। जैसे 12 दरी के आप पास देखोगे तो गार्डन बने हुए हैं, यानी उद्यान बने हुए हैं, और उसको हम कहते थे दौलत बाग। और दौलत बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। अगर पूछा जाए 12 दरी किसने बनवाई, तो 12 दरी तो किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। और उसी 12 दरी के पास जो आपका दौलत बाग है वो किसने बनवाया? जहांगीर ने। और इसी दौलत बाग को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांगा का वह सेनापति जिसने खानवा के युद्ध में विश्वासघात किया था। अब देखो दोस्तों, क्या है, सांगा की सेना है वो कई सेनाओं का मिश्रण है। ठीक है, पाती पेरवन की परंपरा होती है जिसमें अपने सहयोगियों से सहायता मांगते हैं। सांगा के साथ कई सेनापति थे, कई सैनिक थे, सब लड़ रहे थे, पर सैनिकों में एकता का क्या था? अभाव था। राणा सांगा अति उत्साही था, और यही कुछ कारण माने जाते हैं उसकी हार के। और साथ में कुछ अच्छे कारण माने जाते हैं बाबर के, कि बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया था, एक सुनियोजित व्यवस्था के माध्यम से युद्ध को क्या करा था? लड़ा था। ठीक है, पर फिर भी हम मानते हैं कि सांगा ने जो बेटर किया था, वो कर सकता था, वो उसने अपने प्रयास के माध्यम से
किया। तो माना जाता है कि सांगा का सेनापति है ये कौन है, सलहदी तंवर, जिसने विश्वासघात किया। और बाबर तो ये भी कहता है कि सांगा ने सलहदी तंवर को मेरे पास भेजा और सांगा ने ही, बाबर कहता है कि सांगा ने ही मुझको भारत पर युद्ध करने के लिए क्या किया था, इनवाइट किया था। जबकि अधिकांश इतिहासकार बाबर की इस बात की पुष्टि नहीं करते। तो जो विश्वासघात करने वाला सेनापति माना जाता है, और माना जाता है कि एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा राणा सांगा की खानवा पराजय का, वो किसे माना जाता है, सलहदी तंवर को माना जाता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सलेमाबाद किशनगढ़ स्थित निम्बार्क पीठ की प्रांगण निर्माण में योगदान माना। मैंने अभी आपको बताया था कि जब शेर शाह सूरी आया तो वो सलेमाबाद गया था, उसके पुत्र हुआ और सलीम शाह के नाम पे गांव का नाम क्या पड़ गया, सलेमाबाद। क्वेश्चन आ सकता है 2018 में सरकार ने इसका नाम ऑफिशियली सलेमाबाद से चेंज करके श्री निम्बार्क तीर्थ डॉक्यूमेंट्स में कर दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय और क्वेश्चन इसके क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको पहले भी डिटेल में बता चुका हूं कि निम्बार्क संप्रदाय से रिलेटेड जो इन चारों में से व्यक्ति है वो कौन है, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का भारत पर जो शासन था वो 5 साल का था, 1540 से लेके 1545 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। हाडी कर्मावती ने किसे भाई मानकर राखी भेजी। अब इनका आंसर आप सबको पता है कि कौन सा है, हुमायूं है। पर आपको चीजें ध्यान रखनी है। ध्यान कैसे रखनी है कि राणा सांगा है, सामने बाबर है, इधर राणा सांगा है। राणा सांगा की खानवा में क्या हो गई, पराजय हो गई। कहते हैं बाद में बाबर ने हाडी कर्मावती को अपनी पुत्री कहकर पुकारा था, और इसलिए जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर का पुत्र कौन हुआ, हुमायूं। तो हुमायूं को कर्मावती ने अपना धर्म भाई माना। और जब गुजरात के बहादुर शाह का अटैक हुआ 1533-34 में, कहां पर, गुजरात पर हुआ, तो उस समय हाडी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी और सहायता मांगी। बहादुर शाह, गुजरात का जो बहादुर शाह था, उसके विरुद्ध क्या मांगी, सहायता मांगी। और बाद में माना जाता है कि हुमायूं उस समय नहीं आ पाया, बाद में पहुंचा था पर उस समय नहीं आ पाया। ठीक है, तो इसलिए हाडी कर्मावती जो है उसने हुमायूं को क्या माना था, अपना भाई माना था, क्योंकि बाबर ने उसको अपनी पुत्री कहकर क्या किया था, संबोधित किया था। तो आपको ध्यान रखना है। देखो आज कुछ जितने थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं लेके आया हूं, और आगे हम ऐसे क्वेश्चन और लेते आएंगे ताकि आपको डेली प्रैक्टिस हो सके और उसके माध्यम से आप परीक्षा में अच्छे अंक पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।